नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। नीट का रिज़ल्ट आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड स्कोर और कट ऑफ वगैरह या फिर रैंक वगैरह बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आई है। कुछ लोग इसका कारण नकल वगैरह बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अच्छी मेहनत हुई है कोचिंग्स के द्वारा, ऑनलाइन का फ़र्क पड़ा है या जो भी है, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। अभी हमारे को इससे एक चीज़ सीखने को क्या मिल गई है कि बायोलॉजी में एटलीस्ट 360 लाने ही पड़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर आ सकते तो ले आते, लेकिन आ नहीं सकते। तो 360 बायो के अंदर लाने हैं और लगभग इतने ही पूरे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में लाने हैं। तो परफेक्ट स्कोर लाने के लिए खाली एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये भी है कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। अपने को पिछले 5 सालों का पेपर एनालाइज़ कीजिए या पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है। डाटा तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा, और कुछ हल्का-फुल्का बाहर जा भी रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अपने को क्या करना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे, चीज़ें पढ़ते हैं अपने, फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। जैसे कोई पेपर देना है अपने को, तो पेपर देने से जस्ट पहले अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो वो स्कोर नहीं कर पाओगे जितना अपने सोचते हैं। जो छोटे पार्ट टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके परमानेंट मेमोरी में सेट बैठती जाएंगी। फिर आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो चीज़ें भूलने वाली हैं जैसे डेटा वगैरह है, तो वो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन करो और उसी से ही क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाओ, ना कि थ्योरी से क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा तो थ्योरी पे जाओ। मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अपने साथ में मिलके करेंगे। और एक अच्छी बात ये बता दूँ आपको कि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी इससे बहुत फ़ायदा लेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन पे पूरा टाइम लूँगा, हर एक कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा, हर एक वर्ड का या हर एक लाइन का मीनिंग बताऊँगा, ठीक है? और एनसीईआरटी में कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे, रिलेट करके बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस छाँट के पहले 4 चैप्टर से एक बार लेके आया हूँ। वैसे फुल सिलेबस ही चलेंगे अपने, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम फुल सिलेबस ही आएगा, ठीक है? तो आज पहले 4 चैप्टर 11th की बायोलॉजी के, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी एंड लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नलिका में नलिका शारीरिक प्लान किस में उपस्थित नहीं होता है? सबसे पहले तो ये देख लो कि नहीं होता है, पहले सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, नहीं पे गोला करोगे। क्योंकि ये ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिनमें होता है और नहीं होता है में कन्फ्यूज़ होके गलत कर जाते हैं, ठीक है? तो ये अपने को नहीं करना है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, अब बताओ मेरे को, ये बताओ कि बॉडी प्लान कितने टाइप का होता है? तो देखो, बॉडी प्लान 3 टाइप का अपने बात करते हैं। मैं मेरी नोट्स की कटिंग भी लेके आया हूँ, तो आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। विजिबल थोड़ा सा कम होगा लेकिन काम चला लेंगे अपने, ठीक है? तो देखो, बॉडी प्लान कितने टाइप का है? 3 टाइप का। सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है? और तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है? अब सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं। जैसे सारा कुछ रेगुलेशन, बॉडी का रेगुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के द्वारा होता है। इसमें ना तो टिश्यू होते हैं, ना ऑर्गन होते हैं, ना ही ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर जितने भी सदस्य आएंगे वो सारे के सारे सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान दिखाएंगे, ठीक है? उसके बाद में आ जाता है ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक के अंदर क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है। ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि माउथ और एनएस दोनों का काम करती है। सॉरी, माउथ और एनएस मतलब एक ही ओपनिंग से फूड का इंटेक होगा और उसी ओपनिंग से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? उसके बाद में है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में क्या होता है? इसको एक अपने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें माउथ और एनएस की अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है? अब जैसे मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ, एक चीज़ और यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको। जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है? थोड़ा सा एक बार लिखने में थोड़ा सेट हो जाएगी राइटिंग। तो एलिमेंट्री कैनाल है और ये है बॉडी वॉल में बात करूँ तो, ठीक है? अब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल, सिलोम क्या होती है? सिलोम वो होती है जो मीजोडर्म से आस्तरित होती है, ठीक है? अब ट्रू सिलोम जो है उसमें दोनों तरफ, बॉडी वॉल की तरफ भी और एलिमेंट्री कैनाल की तरफ भी, दोनों तरफ क्या होगा? मीजोडर्म होगी, तो इसको ट्रू सिलोम बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद में चलो, ये बात अपने ने यहाँ पे ही बात कर ली कि ट्रू सिलोम है,
और एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर क्यों बोला है, एक तो ट्यूब इसको मान लो बॉडी कैविटी को एक ट्यूब मान लो और उसके अंदर ट्यूब जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को दूसरी ट्यूब मान लो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए एसके हेलमिंथेस टू कॉर्डेटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलो वापस क्वेश्चन के अंदर। अब अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान किसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अब देखो एस्केरिस, फेरेटिमा, टीनिया, जोंक। अब देखो फेरेटिमा और जोंक किस में आते हैं, फेरेटिमा और जोंक दोनों किस में आते हैं, एनिलिडा के अंदर आते हैं। अपना ने एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, उसके अंदर एग्जांपल तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि फेरेटिमा और जोंक दोनों आते हैं एनिलिडा में। एस्केरिस किस में आता है, एसके हेलमिंथेस के अंदर। और हमने अभी पढ़ा है कि एसके हेलमिंथेस के बाद वाले सारों में क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। मतलब एसके हेलमिंथेस, फिर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, इन सब में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। लेकिन टीनिया किस में आ जाता है, टीनिया आ जाता है प्लेटी हेलमिंथेस में। तो प्लेटी हेलमिंथेस में बॉडी प्लान कौन सा था, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान अपने ने पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, टीनिया सोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है कि ए और बी सी डी को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले देख लो मोनेरा किंगडम की अपने बात करें। किंगडम पहले तो मेरे को ये बताओ कि किंगडम होते कितने हैं। तो अपने किंगडम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा हो गया, मोनेरा किंगडम, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आ गए, या फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स सारे के सारे मोनेरा के अंदर आ गए। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, यूकैरियोट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटिस्टा जगत आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद में प्रोटिस्टा के बाद में क्या आता है, फंजाई आ गया, फिर प्लांटी आ गया और फिर एनिमेलिया हो गया। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये चारों क्या है, यूकैरियोट है, जबकि मोनेरा है प्रोकैरियोट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद में देखो यूनिसेलुलर किसके अंदर आ गए, सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। चलो अब अपने पहले इसको ही देखते हैं। मोनेरा के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की बात करूँ तो सेलुलोजिक सेल वॉल किसके अंदर होती है, प्लांट किंगडम के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ठीक है। और फंजाई में अंदर के अंदर क्या होते हैं, काइटिनस सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। और उसके अलावा जो मोनेरा की है वो नॉन सेलुलोजिक होगी, इसके अंदर है भित्ति अनुपस्थिति, ये नहीं हो सकता, गलत है, भित्ति तो होती है, तो ये गलत हो गया, ये ठीक लग रहा है। सेलुलोजिक नहीं होगी, या कुछ में हो भी सकती है, नहीं मोनेरा में बिल्कुल भी नहीं होगी, ये भी गलत हो गया। और इसमें उपस्थित ये हो सकता है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। उसके बाद में है कोशिका भित्ति उपस्थित, तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बी ऑप्शन के अंदर देखो, बी में प्रोटिस्टा, कवक, कवक प्रोटिस्टा। चलो आगे देखो, फिर है केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रकीय झिल्ली इसमें अनुपस्थित, और बी के अंदर सी के अंदर उपस्थित आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर अपने बात करें कि मोनेरा के अलावा सभी के अंदर केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होती है, क्योंकि सारे के सारे यूकैरियोट है। तो इसमें अनुपस्थित गलत है, इसमें अनुपस्थित गलत है, तो इसका सेकंड ही आ रहा है। क्या आ जाएगा, मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। उसके बाद में सेकंड है फंजाई, तो फंजाई के अंदर केंद्रीय झिल्ली उपस्थित होती है, ढीले उत्तक होते हैं, ये बात भी सही है, और ये है। उसके बाद में लास्ट वाला हो गया, डी ऑप्शन में आ जाएगा अपने पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है और केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, और पोषण का तरीका है कोशिकीय लेवल का, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अपने सेल वॉल की एक बार और बात कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन, गैलेक्टेंस और मैनेंस की, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। हेमी सेलुलोज एब्सेंट होता है, ये ध्यान रख लेना कि एल्गी की सेल वॉल में हेमी सेलुलोज एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पेक्टोसेलुलोज, हेमी सेलुलोज और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में फंजाई में काइटिन की नाग। अब ये चीज़ ध्यान रख लेना कि ये समबहुलक है, अच्छे से ध्यान रख लेना। किसी एनसीईआरटी में पहले एक एनसीईआरटी आई थी, उसके अंदर विषम बहुलक दिया हुआ था, जबकि हमेशा जो नाग है एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, ये सम बहुलक है, ठीक है। अब विषम बहुलक अगर बात करें, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, ज़्यादा डीप में मत जाना, लेकिन मैं विषम बहुलक की बात करूं तो जो मोनेरा के अंदर जो नाग इकाइयाँ होती है ना, वो होती है विषम बहुलक, जबकि काइटिन जो फंजाई के अंदर होता है वो होता है सम बहुलक, ठीक है। बाकी ध्यान मत रखो, सिर्फ सम बहुलक ही ध्यान रखो, ऐसे बिना मतलब कन्फ्यूज हो गए। चलो उसके बाद में है सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और या फिर म्योरिन की बनी हो सकती है।
इसमें भी नाग और नाम। अब इसके अंदर होता है वैसे मैं नहीं बताऊँगा अब, विषम अवलोक होता है, ठीक है। चलो आगे, आर्की बैक्टीरिया की स्यूडोम्यूरिन या नॉन पेप्टाइडोग्लाइकेंस की, यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक भी बोल सकते हैं, जटिल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और सुन लो कि अपने एनसीईआरटी के अलावा नोट्स ना बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन के लिए अपने को अलग से नोट्स पढ़ने पड़े, फिर एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, तो वो सेट नहीं बैठेगा। तो एक काम करना, एनसीईआरटी के अंदर ही साइड में छोटे छोटे पास में जगह होती है, वहाँ पे लिखते रहना, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख लेना, जो चीज़ आपको लिखने लायक लगे, ठीक है। चलिए आगे चलो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प चुनें, ठीक है। पहला है बी, अधिकतर सामान्य आकार। बी है अधिकतर सामान्य आकार, ठीक है, सामान्य आकार यही होता है, बेसिलस ही होता है। उसके बाद में है ए है हमेशा अकशाबिकीय, ठीक है, कोकस जो होता है वो हमेशा अकशाबिकीय होता है। ये पहला है कोकस, फिर है बेसिलस, फिर है स्पाइरिलम और उसके बाद में है विब्रियो, ठीक है। उसके बाद में डी है कोमाकार, बिल्कुल सही बात है, तो इसका सभी आंसर सही है। आंसर क्या होगा? डी, सभी सही है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जीवाणु समूह जो पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, नाइट्रेट को ऑक्सीकरण से ऊर्जा की विमुक्ति करते हैं, नाइट्रेट के ऑक्सीकरण से वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पुनर्चक्रण वाला थर्ड आंसर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, थर्ड ही जाएगा। चलो एक बार ये एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लो फटाफट। बैक्टीरिया जैसे नोस्टोक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के उत्पादन के लिए करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक चक्रों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण। ये चीज़ चारों याद रख लेना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, Fe और चौथा क्या है? सल्फर। तो इन चारों का एनसीईआरटी में डेटा मतलब लिख रखा है। बाकी वैसे जो पोषक हैं उनके पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। और उसके अलावा नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया वगैरह के अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे ऊर्जा में मुक्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जा रहा है? पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण, नाइट्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा भी मुक्त होती है, ठीक है, थर्ड आंसर आ जाएगा। चलें आगे, यहाँ तक आ रही है? आगे कुछ समझ भी आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है? बातें आ रही है ना समझ में? अब एक यार एक कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये विजिबल अच्छे से है या नहीं है मेरे को नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे कोचिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन बना देते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है, बैक्टीरिया जो है वो पोषण कैसे प्राप्त कर रहा है? कुछ तो होते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इनको मैं अगर उधर एवोल्यूशन से रिलेट करके बताऊँ आपको, चलो पहले यहाँ का समझते हैं, उसके बाद में एवोल्यूशन में और घुस के जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। देखो, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल्स, ठीक है, मतलब केमिकल्स से एनर्जी एटीपी बनाएंगे और उससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना फूड जो है वो खुद बनाएंगे, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ दोनों है, फोटो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ फिर से दो टाइप के होते हैं। फिर फोटो ऑटोट्रॉफ कौन कौन से होते हैं? जो तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, H2O का यूज़ करेंगे, वो तो हो गए ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। और जो H2S यूज़ करेंगे मतलब एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, मतलब ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे,
तो ये हो गए एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने टाइप के अपन देख लिए। कीमो ऑटोट्रॉफ सबसे पहले देखें। कीमो ऑटोट्रॉफ का क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त एनर्जी का यूज़ फूड बनाने में करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट अपनों ने भी बात करी है, इनका सबका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। और फेरस, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस के साइकिल में ये अपनों ने बड़ी अभी बात करी है, ठीक है। उसके बाद में फोटो ऑटोट्रॉफ के अंदर अपन दो देख लिए, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ये सब ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, ये ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे। अब इनके एग्जांपल देख लो। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, H2O ब्रेक डाउन करते हैं और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया के एग्जांपल देख लो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं अपने हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से हो गए, अधिकांश बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोफिक होती हैं। ये बात ध्यान रख लेना कि एनसीईआरटी की लाइन है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं, अधिकांश जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं। कुछ एक होते हैं जो ऑटोट्रोफिक होते हैं। अब ऑटोट्रोफिक भी अलग अलग मैंने बात कर ली है। अब सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ये हेट्रोट्रोफिक के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। अब अपघटक, दूध से दही बनाना, ये क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक। उसके अलावा सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी, प्रतिजैविक उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया हो गए, वो सहजीवी हो गए, सिम्बायोटिक। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले हो गए, जैसे लेग्यूम के अंदर राइजोबियम और नॉन लेग्यूम में फ्रैंकिया, ठीक है। उसके बाद में रोग कारक पैरासाइटिक हो गए, जैसे कि हैजा करते हैं, टाइफॉइड, टीटनस और सिट्रस कैंकर, ये चारों चीज़ें अपनी आई हुई है। अब एक बात और आपको बहुत अच्छी सी बात बता दूँ। पहली बात तो मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है तो मेरे को याद आ गया। क्वेश्चन आया था कि रोगजनक बैक्टीरिया जो हैं वो ह्यूमंस में या क्या ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक सेकंड, एनिमल्स में आया था। एनिमल्स में रोगजनक बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, कितने हैं, तो उसके अंदर ऑप्शन ये चारों ही थे। लेकिन ये देखो सिट्रस कैंकर है, सिट्रस मतलब सिट्रस प्लांट होता है, नींबू वगैरह हो गए, तो ये क्या है, प्लांट्स में रोगजनक है, जबकि ये तीनों क्या है, एनिमल्स में रोगजनक है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट कवर हो गया। इससे काफ़ी चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी कि कीमोऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, उसके बाद में ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक, और उसके बाद में हेट्रोट्रोफिक। यहाँ तक बातें अपने को समझ आ गई हैं। चलो अब इवोल्यूशन में चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इवोल्यूशन आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा या पढ़ भी लिया होगा, कईयों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं थोड़ी सी एक बेसिक बात कर रहा हूँ कि इवोल्यूशन हुआ कैसे था, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर अपने बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे पहले सूप पढ़ा था अपनों ने, प्रोबायोटिक सूप, याद आ रहा है। मतलब समुद्र के अंदर क्या था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनसे वो जुड़ के एक फैट की एक लेयर बना के और एक सेल टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी। सेल नहीं थी वो, ट्रू सेल नहीं थी, सेल टाइप की स्ट्रक्चर थी। कैसे थी सेल टाइप की स्ट्रक्चर, पहले तो था पानी का बुलबुला, पानी के बुलबुले में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इकट्ठा हो गया, तो उससे एक स्ट्रक्चर बन गई, सेल टाइप की स्ट्रक्चर। उसके बाद में उस पानी के बुलबुले को रिप्लेस किसने किया, फैट की लेयर ने। फैट की लेयर मतलब जैसे अपनी अपनी उसमें फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, वैसी सी लेयर बननी चालू होगी। उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, ट्रू सेल आई, उसके बाद में सेल से आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, और ऐसे करके इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहले क्या था, समुद्र के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन था, बहुत सारा न्यूट्रिशन। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि सबसे पहले कीमो हेट्रोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ पे समुद्र के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन बहुत सारा पड़ा था। तो हेट्रोट्रोफ जो बैक्टीरिया थे वो उन्होंने न्यूट्रिशन लेना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि हेट्रोट्रोफ ने सारा न्यूट्रिशन सब करना चालू कर दिया समुद्र से, तो न्यूट्रिशन की कमी हुई। अब उसके बाद में इजाद किसका हुआ, कीमो ऑटोट्रोफ का। कीमो ऑटोट्रोफ से क्या हुआ, ये केमिकल्स जो थे उनसे अपना फूड स्वयं बनाते थे, या एटीपी वगैरह स्वयं बनाते थे, ठीक है। उसके बाद में धीरे 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 चलते चलते प्लांट्स आए 350 या 320 के आसपास, जो फर्न्स वगैरह आए, उन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना चालू कर दिया। तो अब फोटो ऑटोट्रोफ भी आ गए। अब वो ऑक्सीजेनिक भी थे, एनऑक्सीजेनिक भी थे। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि इवोल्यूशन अपना स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले हेट्रोट्रोफ आए, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट में न्यूट्रिशन बहुत सारा था तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे कीमो ऑटोट्रोफ आए, उसके बाद में फोटो ऑटोट्रोफ आए। तो ये सीक्वेंस अब याद रह जाएगा, इसको अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनों ने कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसको सीखा है कि कैसे हुआ होगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि हुआ ही था।
चलो यहाँ तक बातें समझ आ गई आपको। अगला क्वेश्चन चले। चलो अगला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि डायटमेशियस की कोशिका भित्ति, डायटम्स की कोशिका भित्ति, डायटम्स। चलो प्रोटिस्टा के एग्जांपल बता दो मेरे को फटाफट। बोलो बोलो बोलो। प्रोटिस्टा में कौन कौन थे? सबसे पहले क्राइसोफाइटा, उसके बाद में डाइनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद में यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, और फिर प्रोटोजोन्स। 5 टाइप हो गए। चलो अब पहले वाले दो, सबसे पहले तो बताओ पहले वाले दो यानी कि क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये किसके जैसे थे? प्लांट्स के जैसे थे, मतलब फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है। उसके बाद में यूग्लिनोइड्स कैसे थे? यूग्लिनोइड्स दोनों की तरह थे, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करते थे, जब धूप होती थी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब अंधेरा होता है यानी कि रात के टाइम पे ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। इसीलिए इनका क्या किया था, इनमें 2 फ्लैजिला थे, तो लोगों ने सोचा कि ये बड़ा बेकार आदमी है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा रहा है, तो उसका एक फ्लैजिला तोड़ दिया था। याद आ रहा है? कुछ कुछ फ्लैजिला तोड़ा था। उसके अलावा इनके ऊपर जो इनकी सेल वॉल थी वो भी तोड़ दी थी, तो फिर ये पेलिकल की लेयर ढक के बैठे रहते थे। कुछ कुछ तरीके बनाए हुए हैं याद करने के। तो ये बातें अपने को समझ आ गई यूग्लिनोइड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद में स्लाइम मोल्ड्स और एनिमेलिया, सॉरी एनिमेलिया क्या, प्रोटोजोआ, ये दोनों क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफिक होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन खुद, फूड खुद नहीं बनाते, ठीक है। तो अपने अब यहाँ पे सबसे पहले क्राइसोफाइटा के एग्जांपल्स क्या होते हैं? डेस्मिड्स और डायटम्स। तो डायटम्स के अंदर क्या होते हैं? पतले अतिव्यापित अच्छिद्रित कोष्ठ से बने, पतले नहीं होते, सिलिका व लिग्निन के साथ अंतः स्थापित। गैर किरकिटी मिट्टी नहीं यार, किरकिटी होती है, ये भी गलत है। पतले अतिव्यापित अच्छिद्रित, ये भी गलत है। सिलिका व लिग्निन के साथ, लिग्निन कहाँ जाएगा? गलत है। अक्षय होती है, मतलब कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए ही डायटमेशियस अर्थ बन जाती है, मतलब समुद्र के नीचे तली में ऐसे एक ये इनके डायटम्स के ही एक टाइप से इकट्ठे हो के एक पहाड़ के रूप में बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी मात्रा जमा होती रहती है, तो इसलिए डायटमेशियस अर्थ होती है। उसके काम भी होते हैं सिरप वगैरह, वो फिल्ट्रेशन के अंदर, और ये काम अपन ने देखे ही थे। चलो इसका मैं लाया हूँ क्या कटिंग, देख लो, पढ़ लो डायटमेशियस अर्थ के बारे में, पूरा पढ़ूंगा। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। डायटम के कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो आच्छादित कवच बनाती है, ठीक है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, ये बात ध्यान रखना, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने परिवेश या वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमेशियस अर्थ कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों, सिरप के निस्संद में होता है। ये समुद्र के मुख्य, बस ठीक है, मुख्य उत्पादक होते हैं समुद्र के, ये भी ध्यान रख लेना। तो क्राइसोफाइटा के बारे में अपनों ने सारी बात कर ली है अच्छे से, और उसका आंसर भी अपने को आ गया है, अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के क्रमशः अलैंगिक बीजाणु एवं लैंगिक बीजाणु उत्पन्न करने की स्थिति क्या है? एस्कोमाइसिटीज बताओ। 4 टाइप के फंजाई होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक संरचनाएं क्या होती है बताओ? कोनिडिया होती हैं। अब कोनिडिया होता क्या है, जैसे कि ये आईफी है तो उसके ऊपर बहिर्जात रूप से, बहिर्जात मतलब एक्सटेंसिवली कोनिडिया फॉर्मेशन होते हैं। अब ये टूट टूट के गिरते जाएंगे और नई फंजाई की बॉडी बनती जाएगी, ठीक है। तो बहिर्जात रूप से क्या है? अलैंगिक बीजाणु है, जबकि लैंगिक बीजाणु इसके नाम से पता लग रहा है। एस्को मतलब एक थैला टाइप में, थैले के अंदर क्या होता है? ये बनते जाएंगे, अंतर्जात रूप से अरेंज रहते हैं। ये थैले के अंदर बन रही है ना। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो लैंगिक बीजाणु होते हैं वो अंतर्जात रूप से, अब ये अलग अलग होते जाएंगे, जब ये खुलेगा तो
ये बाहर आके नई फंजाई की बॉडी बना लेंगे, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज़ के अलैंगिक बीजाणु तो होते हैं बहिर्जात, और लैंगिक बीजाणु होते हैं वो अंतर्जात होते हैं, ठीक है। तो ए आंसर आ जाएगा इसका। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। व्हिटेकर वर्गीकरण तंत्र में शामिल नहीं होता है। व्हिटेकर ने किसको शामिल नहीं किया था? 5 जगत वर्गीकरण व्हिटेकर ने दिया था, तो अब 5 जगत के अलावा जो भी है वो व्हिटेकर ने नहीं बताया, इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। तो वायरस, वायरॉइड, प्रियन तीनों ही शामिल नहीं किए थे। उसके अलावा लाइकेंस को शामिल नहीं किया था। तो देखो वायरस हो सकता है, प्रियन, वायरॉइड, शैवाल तो शामिल किया था, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में वायरस, वायरॉइड, प्रियन ये तीनों है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसने शामिल की थी, व्हिटेकर ने ब्लू ग्रीन एल्गी को वर्गीकृत किया था, माइक्रोराइजा को किया था, लेकिन ठीक है। तो इसका सी आंसर आ गया। वायरस, वायरॉइड और प्रियन इन तीनों को व्हिटेकर ने किसी भी वर्गीकरण तंत्र में शामिल नहीं किया था। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आ भी रहा कुछ समझ, या ऐसे ही? चलो अगला क्वेश्चन है प्रियन। अब देखो वायरस, वायरॉइड और प्रियन, वायरस, वायरॉइड और प्रियन। सबसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस में डीएनए और आरएनए ही होता है जो इन्फेक्टिव होता है, उसके अलावा उसके ऊपर प्रोटीन का कवच बना हुआ होता है, ठीक है। वायरॉइड में आर है, मतलब इसमें सिर्फ आरएनए होता है, और प्रियन में भी है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। इसमें आरएनए इन्फेक्शियस होता है, इसमें प्रोटीन। वायरस में या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन किसी एक वायरस के अंदर सिर्फ या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, और उसके अलावा प्रोटीन का कवच होता है। चलो अब प्रियन की बात करें तो प्रियन क्या है? प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन आस्तरित होगा यहाँ पे, न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं होगा। संक्रमित आनुवंशिक पदार्थ युक्त, सही है। डायनर ने वायरॉइड की खोज की थी। प्रोटीन युक्त संक्रमित कण, यही है, चौथा आंसर है इसका। संक्रमित आनुवंशिक पदार्थ संक्रमित आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आरएनए को मानते हैं हमने। चलिए यहाँ तक समझ आ गया है। चलो ये क्या आ गया वापस? अब प्रियन के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लो, फटाफट देख लो। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूक्लियोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित की गई। असामान्य रूप से फोल्ड, इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था, ये ध्यान रख लेना, वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रियन्स कहा गया। प्रियन द्वारा प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी (BSE), जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काउ डिजीज़ बोला जाता है। मनुष्य में इसका सामान्य प्रकार CR जैकब रोग, ये नाम मत याद करो अपने को, कोई ना तो पढ़ा जा रहा है ना याद किया जाएगा। चलो यहाँ तक समझ आ गया। प्रियन के बारे में अपने अच्छे से बात कर ली। अब सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, अपने NCERT की लाइनें भी कवर कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है। चलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि पादप समूहों के अभिलक्षण के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए जहाँ पॉजिटिव उपस्थित तथा नेगेटिव जो है वो अनुपस्थित को प्रदर्शित करता है। चलो आर्किगोनियम, भ्रूण, बीज और समयानुतक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो पहले। ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एल्गी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एल्गी के अंदर बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, इसलिए इसको थैलोइड बोला जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो नहीं बनता, इसलिए नॉन एम्ब्रियोफाइट बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो हिडन होते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स 50 बार बोल देते हैं, लेकिन क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है कि इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो हिडन होते हैं, तो उसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। लेकिन अगर
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो ओपनली विजिबल हों तो उनको क्या बोलते हैं, फेनरोगैम्स बोलते हैं। जिम्नो और एंजियो जो हैं वो फेनरोगैम्स हैं, जबकि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है वो क्रिप्टोगैम्स हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है तो ये मैंने लिख दिया था। उसके बाद में नॉन ट्रैकियोफाइटा, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते इसलिए नॉन ट्रैकियोफाइटा बोलते हैं एल्गी को। बीज निर्माण नहीं होता इसलिए इसको नॉन स्पर्मेटोफाइट बोला जाता है। चलिए अब इसके अंदर देख लेते हैं। आर्किगोनियम ब्रायोफाइटा के अंदर प्रेजेंट है, सही बात है। टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनियम होता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होता, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। दूसरा भ्रूण, ब्रायोफाइटा में भ्रूण एब्सेंट, एल्गी के अंदर भ्रूण एब्सेंट होता है, ब्रायोफाइटा में तो होता ही है, गलत है ये। उसके बाद में बीज, नहीं, टेरिडोफाइटा में कौन से बीज होते हैं, नहीं होते, काट दो। फिर है वेस्कुलर बंडल, ब्रायोफाइटा में नहीं होते, काट दो, पहला आंसर। आगे बात समझ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें, और कुछ भी कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ तो साथ साथ पढ़ रहा हूँ, साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बेसिकली। चलो बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, पसंद आए तो और अप्रिशिएट करना। थैंक यू।